एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग के गठन के बारे में और पार्लियामेंट्री सुधार के बारे में। तो मुस्लिम लीग के गठन को जानने से पहले आपको जानना चाहिए सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था 1817 में और इनके पिता जो थे अकबर द्वितीय, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के निजी सलाहकार थे और इनके दादा परदादा भी अच्छी खासी पोस्ट पे हुआ करते थे मुगल सम्राटों के अधीन। तो कहने का मतलब ये कि सर सैयद साहब की जो फैमिली बैकग्राउंड था काफ़ी अच्छा खासा था, इस वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी और इन्होंने नवीन और प्राचीन दोनों तरह की शिक्षाएं ली थी। जैसे ही इनकी शिक्षा पूरी हुई तो मुगल सम्राट ने इनको अपने यहाँ नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इनकी तो खुद की नैया डूब रही है, ये हमें क्या बचाएंगे। इनका मानना था कि अगर हमें नौकरी करनी है तो केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ही करनी है और इन्होंने क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। तो ये ब्रिटिश सरकार के प्रति काफ़ी वफादार थे, इतने वफादार थे कि इनकी मिसालें दी जाती थी वफादारी के लिए और ये दिन रात काम करते गए और काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट पे पहुंच गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये एक लेखक, दार्शनिक और इस्लाम सुधारक भी थे। इस्लाम सुधारक इसलिए क्योंकि ये जो इस्लाम में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास है, उसको समाप्त करना चाहते थे। साथ ही ये हिंदू और मुस्लिम एकता के भी समर्थक थे, लेकिन इनका ध्यान मुस्लिमों की तरफ ज़्यादा रहता था। इनका कहना था कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार रहो और पढ़ाई लिखाई करो। तो 1875 में इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की मुस्लिमों के लिए, जो कि साउथ एशिया में पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय था। इसी कॉलेज को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा। ये इतने वफादार थे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सैयद साहब ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था और उस वक्त एक बुक भी लिखी थी। उस बुक का नाम था असबाब बगावत हिंद। जिसका मतलब होता है विद्रोह के कारण। यह एक पूरा रिसर्च पेपर टाइप का था और इसमें बगावत के कारणों को उल्लेख किया गया था, साथ ही सरकार के लिए सुझाव दिए गए थे कि इन विद्रोहों को रोकने के लिए क्या किया जाए। 1876 में सैयद साहब की मृत्यु हो गई थी। 1876 में ये रिटायर हो गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब तक 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। उस वक्त सैयद साहब ने कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस स्थापना का विरोध किया और वो तभी से उनका भ्रम जो हिंदू मुस्लिम एकता का वो था वो कुछ छेड़ हो गया और वो कांग्रेस को एक हिंदू संगठन के रूप में मानने लगे थे। और तब से उनके दिमाग में आया, उन्होंने मुसलमानों को ये समझाना शुरू कर दिया कि ये जो कांग्रेस है वो एक हिंदू संगठन है, यहाँ पे बहुसंख्यक में हिंदू हैं और अगर चुनाव भी होंगे तो कौन यहाँ पे राज करेगा, हिंदू ही राज करेगा। मतलब मुस्लिम तब तक सुरक्षित है जब तक यहाँ पे ब्रिटिश हैं। तो इसीलिए वो ब्रिटिशों के, अगर मुस्लिमों का फायदा किधर है, हिंदुओं के साथ रहने में नहीं, मुस्लिमों के साथ रहने में, यानी संप्रदायवाद का बीज सैयद साहब ने बो दिया था मुस्लिमों के मन में। तो 1898 में सैयद साहब की मृत्यु हो जाती है। अब बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया जाता है। बंगाल विभाजन का कांग्रेस बहुत ही विरोध करती है। इसके लिए वह स्वदेशी व बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित करती है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम जो रहते हैं वो खुश रहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो किसी एक जगह तो हम बहुसंख्यक में हैं, वो इस बात को लेकर खुश रहते हैं
और बंगाल विभाजन का समर्थन करते हैं। लेकिन कांग्रेस इतना विरोध करती है कि मुस्लिमों को लगने लगता है कि ये जो कांग्रेस है वो सच में एक हिंदू संगठन है, वो हमारा भला होता है देख नहीं सकती है। अगर इतने सारे प्रांत हैं भारत में, अगर कोई एक प्रांत हो गया मुस्लिम प्रांत जिसमें बहुसंख्यक है मुस्लिम, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो उनको लगने लगा कि सैयद साहब सही कहा करते थे, तो उन्होंने सोचा कि अब हम और स्टे करते हैं और देखते हैं सैयद साहब और क्या कहा करते थे। तो उनकी बातों पे लोग अमल करने लगे। तो उनको फिर उन्होंने देखा कि सैयद साहब तो कांग्रेस को तो संगठन कहते थे, तो उनको लगने लगा कि हमारी बातों को भी पहुंचाने के लिए कोई संगठन होना चाहिए। तो 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, जिसको कि शिमला प्रतिनिधिमंडल भी बोलते हैं, उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और स्थानीय निकायों, प्रांतीय और केंद्रीय चुनाव में मुसलमानों की विशिष्ट स्थिति की मांग करते हैं। एक तरीके से वो पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। मिंटो साहब कहते हैं कि ठीक है, आपके अधिकारों और हितों की रक्षा भारत में की जाएगी। और इनके दिमाग में तब चलने लगता है एक बात और, कि हम भी एक संस्था का निर्माण करें ताकि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकें। फिर क्योंकि ये घटना हुई थी अक्टूबर में, फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन होता है मोमडन का, मुस्लिमों का, ये भी शुरू किया गया होता है सैयद साहब के द्वारा ही। तो वो वहाँ पे संगठन के गठन के बारे में वहाँ पे सोचने के लिए दिसंबर 1906 में सब लोग यहाँ जुटते हैं। कहाँ? अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन, ये भी सैयद साहब के द्वारा शुरू किया गया होता है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ का डिस्कशन हो सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स का डिस्कशन करने के लिए मनाही थी। तो लोगों ने कहा पहले इस चीज़ को ख़त्म करो। जैसा कि दौर था उस वक्त बंगाल विभाजन और कुछ ऐसा माहौल हो गया था, तो उनको लगने लगा था कि नहीं, हमें भी अपने राजनीतिक हितों के बारे में सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। तब से ये पॉलिटिक्स भी यहाँ पे बहस होने स्टार्ट हो गई। तो संगठन पे विचार होने लगा। तो हुआ कि अब इस संगठन का नाम क्या हो। तो ढाका के नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह खान। इन्होंने कहा कि इसका नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कैसा रहेगा। सबने कहा बढ़िया। तब से इसका नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग हुआ। इसके संस्थापक सदस्यों में देखा जाए तो और कौन होता है? वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क। और इस मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय बनाया गया वो लखनऊ में बनाया गया, हेडक्वार्टर। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने वो थे आगा खां साहब। तो मुस्लिम लीग का गठन होने के बाद इसका हर जगह इसकी शाखाएं खोली गई, यहाँ तक कि लंदन में भी 1908 में लंदन में इसकी शाखा सैयद अमीर अली ने खोली। और जो मुस्लिम लीग थी वो अपने आप को पूरे भारत के मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। तो इस तरह से मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अब आगे जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार आता है, पहले उसके पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं कि ये सुधार आया क्यों।
चूंकि मुस्लिम लीग मिल चुकी थी मिंटो से और उन्होंने अपने लिए कुछ विशेष मांगे रखी, साथ ही बंगाल विभाजन का विरोध के बाद उग्रवादी राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी, साथ में उदारवादी भी कुछ डिमांड्स कर रहे थे। इन डिमांड्स को पहुंचाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले लंदन भी गए थे। तो इसलिए सरकार ने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया और उस वक्त भारत सचिव थे माल्ले और वायसराय थे मिंटो, इसलिए इसको माल्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब इस सुधार में क्या हुआ था, पहले मुस्लिम लीग ने जो 2 स्पेशल मांगे रखी उसके बारे में सुनिए। पहली मांग थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए। दूसरी मांग थी उनकी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है दो इंडियंस को चुना जाए, जिसमें से एक मुस्लिम हो और दूसरा एक कोई अन्य हो। ये थी मुस्लिम लीग की मांगे मिंटो साहब से। तो सुधार आया तो मुस्लिमों की एक बात मान ली गई, स्पेशल इलेक्टोरेट विशेष निर्वाचन, यानी इसको पृथक निर्वाचन भी कह सकते हैं, इसके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी उनको अपनी जनसंख्या के अधिक अनुपात में प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। और साथ में पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि अगर किसी जगह 10 लोग हैं तो उसमें से अगर 6 मुस्लिम है 4 कोई अन्य है तो वहाँ पे ये केवल मुस्लिम ही प्रतिनिधि ही खड़े होंगे चुनाव में और इनको वोट देने वाले भी मुस्लिम ही होंगे, यानी बाकी लोग 4 अन्य नहीं होंगे, केवल मुस्लिम होंगे। तो इस तरह से मुस्लिमों की एक बात मान ली गई पृथक निर्वाचन प्रणाली को। और दूसरा ये हुआ कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक इंडियन चुना गया। पहली बार ऐसा हुआ कि वायसराय परिषद में कोई में पहला इंडियन आया, वो थे सत्येंद्र सिन्हा। और इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला था, इनको मिला था कानून का पोर्टफोलियो, यानी कानून विभाग इनको मिला था। तो ये पहले इंडियन थे जिनको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जगह मिली। मुस्लिम इस बात से रुष्ट हुए, लेकिन जब दूसरी बार में कोई मुस्लिम ही चुना गया था तो मुस्लिम लीग का जो माले मिंटो सुधार था उसका कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन मुस्लिम लीग इससे खुश थी क्योंकि उनको पृथक निर्वाचन प्रणाली मिल चुकी थी। इसके अलावा इस सुधार में और क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। और ये जो चुनाव होते थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे। अप्रत्यक्ष जैसे कैसे कि स्थानीय निकाय चुनाव होता था, एक हायरार्की होती थी, स्थानीय निकाय चुनाव, और ये क्या करते थे, निर्वाचन परिषद ये चुनाव करके बनाते थे निर्वाचन परिषद का। और ये निर्वाचन परिषद क्या करती थी, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनती थी। और ये प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य क्या करते थे, ये चुनते थे केंद्रीय विधान सभा को, सदस्यों को।
इस तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे। अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे कि आम जनता डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ये इनडायरेक्टली हो रहा है। इस तरह से चुनाव प्रणाली स्टार्ट हुई भारत में। और इसके अलावा क्या हुआ, केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में अधिकारों में वृद्धि हुई चुने गए लोगों की। ये वृद्धि कैसे हुई, जैसे कि वो आर्थिक प्रस्तावों पर भी बहस कर सकते थे और उनके आपको क्या क्या हुआ इसके अलावा। आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने का अधिकार पहले नहीं था, अब वो मिल गया। और इन विषयों पे संशोधन प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार मिला। विशेष मुद्दों पर मतदान का अधिकार मिला। साधारण प्रश्न पर बहस करने का अधिकार मिला। और साथ ही सार्वजनिक हितों पर प्रस्ताव लाने का अधिकार मिला। इस तरह से ये सारी चीजें पार्लियामेंट सुधार में आई, लेकिन ये संवैधानिक हल नहीं कर सके क्योंकि इसमें अधिकार जो थे, मताधिकार था वो सीमित था। क्योंकि उस वक्त की ऐसा था कि जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो या फिर जिनके पास स्पेशल एजुकेशन टाइप का हो वही केवल मतदान कर सकते थे। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव और कुछ सीमित अधिकार थे। और ये बस जो पार्लियामेंट में सुधार लाया गया था वो लाया गया था कि वो जो उग्रवादी राष्ट्रीय एकता जो है उसको भंग कर दिया जाए और उदारवादियों को और मुस्लिमों को अपने पक्ष में ला सके, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त की जा सके। इस तरह से ये पार्लियामेंट सुधार और मुस्लिम लीग का गठन हमने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।